वो किसी ने नोट ही नहीं किया। कहने चिरकुट सबकी हथकड़ी खोल देता है पर पठान की नहीं खोलता। पर पठान थोड़ा सा आगे जाता है तो पठान की तो ऑटोमेटिकली खुली होती है। अब पठान को मार पड़ रही है तो अब टाइम आया है अपने टाइगर के कैमियो का। पर भाई इस जगह पर टाइगर भैया आए कैसे, क्योंकि ना गाड़ी पर आ सकते थे, ना बाइक पर आ सकते थे, और ना ये मूवी रेस 3 है जो उड़ के आ जाते हैं। और आए भी हैं तो हाथ में कॉफी पकड़ के आए हैं। ट्रेन में धमाका होता है तो पठान भैया अपने आगे शील्ड कर लेते हैं और टाइगर भैया इस बंदे को। और उस धमाके से ट्रेन उड़ गई और वो दोनों वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और ये पठान भैया को रशियन आर्मी लेकर जा रही थी। पर ये कौन सी आर्मी है भाई जिसके बंदे डंडों से लड़ने आए हुए हैं। खैर करण अर्जुन ट्रेन से गिरने से बच गए, चलो वो तो सही है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि अब दोनों भाई ये इतनी दूर जाएंगे कैसे। I mean, पैदल जाएंगे क्या? Explain us, please। अबे इस रेलवे ट्रैक पर तो उबर भी नहीं मिलनी है इन्हें। पठान भैया लगता है चेस्ट की गेम ही लगाते हैं क्योंकि डोले छोटे ही लग रहे हैं। हाँ भाई अब कोई और गेम लगाते हुए साथ से तो उसका यहाँ कर्नल का होलोग्राम बनाया हुआ इन्होंने। पर पहला होलोग्राम देख रहा हूँ जिसका शैडो भी है। पठान और उसकी टीम दुबई जाने लगी है तो अब ये पठान के बाल नॉर्मल है। पर जैसे दुबई पहुँचते हैं तो पठान के लंबे भी हो गए बाल और दुबई का ये रोड चकाचक भरा हुआ है। पर जैसे जिम आकर साइंटिस्ट की गाड़ी उड़ाने लगता है तो पीछे से तो सारी रोड ही खाली हो गई एकदम। अच्छा वो छोड़ो, जिस गाड़ी को उड़ाया है उसमें पहले ये गार्ड्स बैठे हुए थे, पर जब जिम उड़ाता है तो वो भी एकदम खाली हो गई। It's been an honor? अबे किया कुछ है नहीं इस मूवी में इसने, एक ही सीन में दिखाया इसे और उसमें टपका भी दिया। इस बंदे के सीन से ज्यादा तो इस फिल्म में पठान की रेड गाड़ी का रोल था क्योंकि वो ज्यादा दिखी है इससे। जिम के हिट करने से पहले यहाँ इतने ज्यादा लोग चिल मार के बैठे हुए थे, पर जैसे इसकी जीप पठान की गाड़ी को लगती है तो एकदम से वो लोग गायब हो जाते हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा रोड ही दोबारा पीछे से खाली हो गया। और मजे की बात कि गाड़ी उड़ के गिरी है फिर भी इसके एयर बैग्स नहीं निकले। अब ये ना कहना कि भाई इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी में एयर बैग्स नहीं होते। जिम थोड़ा सा आगे जाता है तो इसके लोग इसके लिए हेलीकॉप्टर ले आते हैं। पर दूसरी तरफ पठान कहाँ से अपना हेलीकॉप्टर ले आया, जबकि इन दोनों का तो कार में एक्सीडेंट हुआ था ना। तो उसके बाद तो ये दोनों पैदल ही थे। ऊपर से भाई ये चॉपर है, टैक्सी थोड़ी ना है जो रास्ते में पकड़ ली होगी इन्होंने। चलो हो सकता है कि किसी ने इन्हें डिलीवर कर दिया होगा तो भाई हेलीकॉप्टर का ड्राइवर भी तो साथ ही होना चाहिए ना। पर इसे उड़ा भी इनका वही दोस्त रहा है जो इनके साथ कार में था। वाह भाई। और फिर इस जीप के ऊपर जो ये लड़ना शुरू हुए, ये उड़ उड़ के किक्के मार रहे हैं पर गिर नहीं रहे गाड़ी से ये। अरे बादशाह वाले जूते पहने हुए हैं क्या दोनों ने? अच्छा दोनों लड़ रहे हैं तो एकदम कर्नल को कीड़ा लड़ता और कहते हैं अबे भाई पठान भी तो था ना, तो उसे भी मारना है क्या? पर ये दोनों किसी रैंडम ट्रॉली पर जाकर गिरते हैं तो वहाँ लड़ना चालू हो जाते हैं। पर एक बात की दांत तो बनती है भाई कि अपने जिम भैया कैप्टन अमेरिका से भी पावरफुल है क्योंकि उसकी एक हेलीकॉप्टर खींचने में फट रही थी और ये दो हेलीकॉप्टर खींच कर लेकर जा रहे हैं जैसे बहन की डोली उठाकर जा रहे हो और अब नीचे रख रहे हैं। और फिर ये कहते हैं अब ये दोनों चॉपर्स टनल में नहीं सीधा बिल्डिंग्स में क्रैश करेंगे। मतलब ड्राइवर जो ट्रॉली चला रहा है उसने क्या नशा किया हुआ है जो इसकी ट्रॉली के ऊपर लोग लड़ रहे हैं। पिछला दरवाजा खुल गया है, हेलीकॉप्टर बांध दिए हैं, पर अभी भी ये बंदा ट्रॉली नहीं रोक रहा। वाह भाई। इस सीन में पठान भैया रूबी के पीछे जा ही जा रहे हैं, पीछे जा ही जा रहे हैं। सही कहते हैं कि ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है क्योंकि एकदम सामने जिम भैया खड़े हैं पर इन्हें तब भी नजर आते हैं जब रूबी वहाँ से स्विमिंग करती जा रही है। वाह भाई। नहीं मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा है और रूबी यहाँ से घूम के आई है यहाँ, और पठान भैया इतनी दूर से पीछे भी यहाँ से आए हैं और इतना बड़ा जिम इन्हें सामने दिखा ही नहीं। सही अल्ट्रा प्रो मैक्स ठरकी होना होगा इस मिस्टेक को आपको डिनाई करने के लिए। जिम इज रिच पर स्टूल ऐसे रखता है जो मारने से पहले ही हवा में टूट गया। अबे इतने हल्के स्टूल्स। फिर रूबी घूमकर पठान के हाथ में अपना लेग पीस देती है ताकि वो इस चिरकुट को मुक्का मार सके। नहीं बहन टांग के चड्डी दिखाने के लिए पकड़ाई थी जो मारना मुक्का ही था। वो भी अभी जंप मारने लगी है तो इसका पेट एकदम क्लियर है, पर जैसे ही नीचे गिरती है तो बैली तो खूनो खून हो रहा है। अब
भाई दिख भी रहा है कि खून निकल रहा है तो हाथ लगाना जरूरी था क्या रे बाबा। ये वैसे बॉलीवुड में पाकिस्तानी बॉय को जब दिखाते हैं तो उसका स्टार्टर पैक है, ऊपर टोपी, बीच में तवीज प्लस सलवार कमीज, मतलब और पाकिस्तानी लड़कियों को तो कुछ पहनाते ही नहीं है, मतलब जहन्नमी 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 जहन्नमी। ये अंकल के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए रुपाई उसके हाथ अपने थाइस पर रखती है और फिंगरप्रिंट्स भी चकाचक फिट आ जाते हैं, जबकि थंब तो इस बाबे ने सही से रखा भी नहीं था। मुझे लग रहा है तुम इस हनीमून स्वीट को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रही है। हो सकता है रशियन जेल के बाहर ये हमारी आखिरी रात हो, सो फिर तो बिल्कुल जाया नहीं करनी चाहिए। बैंडेजेस लगाने की जहमत करेंगे। अबे चोट आगे लगी है तो उल्टा क्यों लेट गई हो बहन। और वहाँ कैरन आंटी बाथरूम जाती है तो रुपाई वो कैरन बनकर बाथरूम से निकल आई। नहीं बोला भाई कोई अंधा भी बता दे कि ये बंदी अंग्रेज आंटी है ही नहीं। अब यार ये अंकल इतना ठरकी है, ये कंपनी का सीईओ है, फिर भी कोई भी लड़की थोड़ा बड़ा गला पहनाए तो समझो जॉब पक्की उसकी। और पठान भैया ऐसे करके उसका कार्ड निकाल लेते हैं तो वेट, अबे इसके कार्ड पर 1990 देखकर आई वाज लाइक अबे ये क्या लिखा हुआ है भाई। और मैंने गूगल पर ट्रांसलेट किया तो भाई 1990 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। अबे मतलब ये पापा 90s किड है, मतलब ये 90s किड है तो मैं तो भाई अभी पैदा ही नहीं हुआ। यहाँ आप ये दोनों 10 मिनट का टाइमर लगाकर बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, वो भी कपड़े चेंज करके। अबे कपड़े चेंज करके तो छत पर जाने पर ही 10 मिनट इनके खत्म हो गए होंगे। अच्छा इसके बाद बालून उड़ाकर उसकी हुक अपने पीछे लगा लेते हैं और प्लेन लेकर इन्हें उड़ जाता है। पर भाई ये इतना बड़ा रिस्क पैराशूट के बिना ले रहे हैं। एंड प्लीज डोंट टेल मी कि इतू से छोटे से बैग में पैराशूट होगा। दुबई वाला प्लेन खराब हो जाता है तो पठान अपने वाले पायलट को कहता है Listen to me. मस्त प्लान है। और ये बातें पठान भैया बिना माइक और बिना ईयरबड के लगे हुए हैं। ना ही इस वाले कान में कुछ है, ना ही इस वाले में, और ना ही इनके पास कहीं माइक लगा हुआ है। आगे जाकर इनका पायलट फ्यूल का बटन नीचे करता है और पठान के पीछे से हुक खुल जाती है। नहीं मतलब हाउ डूड, ये हुक इन्होंने खुद लगाया था और ज्यादा से ज्यादा पूरी रस्सी रिलीज होनी चाहिए ना, पर रस्सी वही है, बंदा रिलीज हो गया। पर रस्सी रिलीज होकर बंदे को नीचे जाना चाहिए ना, और रस्सी को ऊपर। पर यहाँ तो बंदा ही रस्सी के ऊपर से आ रहा है, जबकि यहाँ से रिलीज होना चाहिए था ना। पठान भैया रस्सी काट देते हैं तो ये दोनों को 50 फीट ऊपर से गिर रहे हैं, पर फिर भी कोई हड्डी शड्डी नहीं टूटी। और नीचे जाकर शू शू शीशा काटते हैं और अंदर घुस जाते हैं। नहीं वो पूछना कुछ ये था कि भाई कोई गार्ड चार्ड या सीसीटीवी नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो एकदम खुलने में फिर रहे हैं ये। पठान भैया रक्त बीज पकड़ने नीचे जाते हैं और जैसे ऊपर आने लगते हैं तो रुबाई पाइप काट देती है। And it was at this moment he thinks कि उस दिन इसकी ले ही लेता तो अच्छा था। चुम्मी खैर जब पठान भैया नीचे गिर रहे हैं तो जो पाइप टूटी थी ना वो भी तो पठान भैया के साथ ही गिरनी चाहिए थी ना, पर वो तो गायब ही हो गई। नीचे भी गिर रहे हैं तो अकेले गिरे हैं। वेट दीदी अब तू जाएगी कैसे। पठान को यहाँ एक हाथ पर हैंडकफ लगाया हुआ है और दूसरे हाथ से ऐसी चेयर पकड़ी हुई है और हथकड़ी भी नीचे गिरी भाई क्लियरली नजर आ रही है। पर पठान जब ये चेयर तोड़ने लगता है तो दोनों हाथ ही बंध जाते हैं। और मजे की बात कि गिर के उठे तो चेयर भी गायब हो गई नीचे से और एकदम खड़े होते हैं तो अबे ये फैन किसने ऑन कर दिया भाई। I mean, बाकी किसी के बाल नहीं उड़ रहे। अबे इसके तो बाल ही नहीं है। पठान इस चिरकुट का हाथ पकड़ के तोड़ देता है तो इसकी शॉटगन देखो हवा में कैसे उड़ रही है। आई मीन नीचे गिरने लगती है तो फिर एकदम खुद ही ऊपर चली गई। जादू। पठान ने जब जंप मारी तो उससे पहले उसके हाथ एकदम खाली थे, पर हेलीकॉप्टर पर गिर रहे हैं तो भाई एकदम हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई है, जबकि राफे वाली नहीं है ये पिस्तौल। और अगर आपको लगता है कि इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी पठान का इंडोर हेलीकॉप्टर उड़ाना तो ना इस मूवी में बहुत बड़ी बड़ी मजे की मिस्टेक्स हैं जिन्हें देखने के बाद भाई लोग आपके होश उड़ जाएंगे एकदम। तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबा दो और बेल आइकन में दबाओ, क्योंकि भाई पठान के पीछे जब ये चिरकुट रॉकेट चलाता है तो पठान भैया अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ मोड़कर सीधा ऊपर ही चलाने लग गए। मतलब भाई उड़ने वाली चीज है तो क्या जैसे मर्जी चलाओगे क्या, क्योंकि हेलीकॉप्टर हवा नीचे छोड़ता है, पीछे को थोड़ी ना छोड़ता है जो ऐसे ऊपर जा रही है। मतलब कुछ भी। ये सीन तो भाई डिटो कॉपी है प्रिंस ऑफ पर्शिया का, तो भाई इस पर बोनस तो बनता है। नहीं बोनस तो बनता है भाई। पठान पूछता है कि जिम गद्दार क्यों हुआ तो कर्नल बताता है उन्होंने जिम और उसकी बीवी की जान के लिए 10 करोड़ मांगे, पर हम टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते।
बैन स्टोक्स खरीद सकते हैं 16 करोड़ का, हैरी ब्रूक को 13 करोड़ का खरीद सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस आईपीएल में लुल थी, पर 10 करोड़ देकर जिम भैया को नहीं बचा सके जो कि 2-2 हेलीकॉप्टर एक साथ खींच लेता है। आमीन भाई इतनी पावर हल्क में ना हो जितनी अपने जिम भैया में थी, और उसे बचाने के लिए 10 करोड़ नहीं दिया इन्होंने। तो भाई दुश्मनी तो बनती है। नहीं 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 भाई दुश्मनी तो बनती है, जिम भैया अपन आपके साथ है। ये आंटी जब पठान से मिलने जेल में आई थी तो यहाँ दिखा रहे हैं कि दोनों में कोड वर्ड में बातें हुई, पर रियल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं इस आंटी की उंगलियों को ही देख रहा था तो एकदम ऐसे करके बैठी हुई है, और जब ये खड़ी भी हुई तो साथ ही बात करके निकल गई, तब भी कोई उंगलियां नहीं की इन्होंने। पर बाद में दिखा रहे हैं कि इन दोनों में कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी। तुम सच में करना चाहते हो? ये पागलपन है, ये तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारा देश है। नहीं भाई तू बनाता ही ना, ये बना भी लेता तो गलत बना लेता, क्योंकि जिम ने कौन सा यूज करके चेक करना था यार, और वैसे भी जिम ने इस डॉक्टर को मार ही दिया, तो अगर चेक कर भी लेता इस डिवाइस को तो फिर फर्क की पहना सी भाई, क्योंकि अब तो ये कुछ कर भी नहीं सकता था कि अगर गलत भी बन जाता तो। इस जिम में पठान भैया स्काई डाइव करते आ रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस देखो कि अभी भी पैराशूट के बिना ही आ रहे हैं, और शीशा तोड़कर अंदर आकर जाल फेंकते हैं। ये वाला भाई शीशा तोड़ते साथ ही कोई फ्लोर होता तो पठान भैया ऊपर से आए थे तो वापस डायरेक्ट ऊपर की टिकट ही कट जानी थी, क्योंकि ये तो आए भी इस जगह फर्स्ट टाइम ही है। पठान भैया गोली चलाते हैं जो कि जिम के पीछे से बैग को काटते हुए जा रही है, पर अंदर जो बॉल्स हैं वो पीछे से नहीं बल्कि साइड से निकल जाते हैं जहाँ गोली टच भी नहीं हुई। वाह भाई, इस सीन में इन सबको जिम का बनाया हुआ वायरस लड़ चुका है। तो ये आंटी कह रही है बहुत कम लोगों को यह हक मिलता है कि वो खुद तय करें कि अपनी मौत का सौदा कैसे करेंगे। मैं किसी घटिया टेररिस्ट को ये सेटिस्फैक्शन नहीं दूंगी। Seriously, auntie? You already got satisfied by sending the virus into your ass. अच्छा वायरस लड़ गया तो सबने खुद को खुद ही उड़ा लिया और समझ रहे हैं कि they are the winners. अबे भाई सबसे बड़े लूजर जाएंगे। ये वायरस लड़ गया है तो थोड़ा वेट करके देखो तो सही कि भाई तुम मरते भी हो या नहीं, या तब तक कुछ करने की ट्राई तो मारो ना, कि मतलब कोई सोल्यूशन ढूंढो कि एटलीस्ट ट्राई तो करो, बिकॉज दे आर द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। पर नहीं, ये तो वही बात है भाई, ये किसी को करीना वायरस हुआ तो उसने सुसाइड कर ली कि वायरस से भी तो मरना ही है ना, तो अभी मर जाए बंदा, ऐसा तो नहीं होता। सर कहाँ है और क्या बोल रहा है? यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर एक अफगान गांव है। अजीब सी बीमारी फैली है पूरे गांव में, जिसके सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स जैसे हैं। अबे ये जनरल कम एडम फैमिली वाला चाचू ज्यादा लग रहा है। अच्छा वीडियो में अफगानिस्तान का गांव दिखा रहे हैं और ये पाकिस्तान का जनरल है, पर इसे ये भी पता चल गया कि ये गांव यहाँ से 200 किलोमीटर पर है। इसी में पठान और जिम की फाइट शुरू हो गई है और सब लड़के होकर इस व्हाइट सूट में लड़ रहे हैं। पर पूछना ये था कि रुपई का अपना सूट उतार के बनियान दिखाना जरूरी था क्या रे बाबा? नहीं बहन तू कुछ देर भी क्या पूरे कपड़े पहन कर नहीं लड़ सकती क्या? पूरी फिल्म में चड्डी बनियान में फिर रही है और दिखाया इसे पाकिस्तानी एजेंट हुआ है, और जिम जेट पैक उड़ा कर निकल गया, पर पीछे पठान भी आ गया जिम का जेट पैक लेकर और चालू किए बगैर जंप लगा दी। अबे पठान भैया कम से कम भाई फ्यूल या चार्जिंग तो चेक कर लेते, और पठान भैया ने जंप तो लगा दी, पर नीचे जाके याद आया कि भाई तारे तो लगाई नहीं इसकी। अरे भाई आराम से बंदा पहले तारे जोड़ ले, फिर जेट पैक चालू हो जाए फिर जंप मारे ना, पर नहीं, ऊपर से इस जगह से तारे निकली हुई थी ना, पर जैसे कैमरा इस जेट पैक को उड़ते हुए दिखा रहा है तो यहाँ तो कोई तारे है ही नहीं। तू बोला जादू, और यहाँ बिना ग्लासेस बाइक नहीं चलती और ये दोनों जेट पैक उड़ा रहे हैं। पठान भैया अपना जेट पैक फाड़ कर जिम के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये दोनों इतनी ऊपर से गलत लैंड होते हैं, पर फिर भी इन्हें कुछ नहीं हुआ और गिर ये जेट पैक के साथ रहे हैं। पर घर में घुसते हुए तो पीछे इनका वो जेट पैक है ही नहीं, और एक तो ये घर चोटी पर बना हुआ है तो उतना ही मजबूत होना चाहिए ना, पर उतना ही कच्चा है कि पठान और जिम ऊपर लड़ रहे हैं, पीछे से घर की टांगे कांपी जा रही हैं, और जिसे पठान हाथ लगाता है या टच होता है वो भी चीजें टूटी जा रही हैं आराम से। ऐसे में पठान घूमकर जिम को किक मारने लगता है। अब ऐसे जैसे ये उड़ते आ रहे हैं तो यही लग रहा है ना कि ये किक मारेंगे या तो गिर जाएंगे, पर ना ना ना, ये तो खड़े ही हो गए। बट हाउ डूड, और अब जिम लटका हुआ है तो भाई जब करण अर्जुन ऐसे ऊपर आ सकते हैं तो जिम तो 2-2 हेलीकॉप्टर एक साथ खींच लेता है ना, तो ये क्यों नहीं आया? फिर पठान फ्लोर पर किक मारता है तो जिम भैया यही वाला डंडा पकड़ लेते दूसरे हाथ से भी, पर नहीं, उन्होंने तो दोनों हाथ ही छोड़ दिए। और सबसे बड़ा जादू तो इस मूवी का ये है कि पठान के किक मारने से पहले बाहर इत्तू सी जगह थी जहाँ लटका हुआ है जिम, और साथ में दीवारें ही दीवारें हैं, पर जब पठान किक मारता है तो अब तो वो विंडोज दीवारें सब भी गायब हो गई और फ्लोर देखो कितना बड़ा हो गया।
ये तो आखिरी जादू। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर मैंने कोई मिस्टेक्स मिस कर दी हो तो कमेंट में जरूर बताओ। और भाई फिल्म सिंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि उसे ना दबा डाला तो लाइफ विल नॉट बी जिंगा लाला। अभी हाथ के निशान और रस्सी के बीच में कितना गैप है ध्यान से देख लो, लेकिन अगले ही पल ये गैप काफी ज्यादा कम हो जाता है और अगले ही पल ये गैप वापस से बढ़ जाता है। वाओ। अभी वैन का ये वाला गेट बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन अगले ही पल वो वाला गेट वहां से गायब हो गया। अभी फ्लाइंग जेट अंदर आया ही नहीं और ये लोग पहले ही उड़ रहे हैं। वाह। और पहले क्या बाद में भी क्यों उड़ेंगे ये लोग? मतलब वो कांच तोड़ के आ रहा है, कोई इन लोग को थोड़ी मुक्का मार रहा है जो ये लोग ही उड़ जाएंगे। अभी यहाँ पे हवे में चेक का कलर है नीला, लेकिन अगले ही पल इसका कलर हो चुका है नारंगी। वाह। अभी राका के पीछे यहाँ पे अच्छा खासा निशान बन जाता है, लेकिन अगले ही पल पीछे से वो निशान गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं, पहले यहाँ इसके पीछे कुछ लिखा हुआ भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल इसके पीछे कुछ चाइनीज जापानीज में कुछ लिखा है, पता नहीं मेरे को। अभी बेबे के पीछे कीर्ति खड़ी हुई है, लेकिन अगले ही पल पीछे से कीर्ति गायब हो गई। तो बिल्कुल लाइव खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है कि फ्लाइंग जेट के कंधे पे अभी एक कपड़ा है जो कि हवा में ही बीच में गायब हो जाता है, और जैसे ही फ्लाइंग जेट नीचे उतरता है कंधे पे कपड़ा वापस आ जाता है। बहुत गंदा स्टाइल था ये, बहुत गंदा। नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूंगा मैं। तो कीर्ति अभी लैंडस्केप पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो पोर्ट्रेट पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो लैंडस्केप पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो वापस से पोर्ट्रेट पे वीडियो बना रही है। कीर्ति की इस हरकत के बाद द फोन भी लाइक, ऐसा कैसे चलेगा दीदी? फ्लाइंग जेट इसे खिसकाते खिसकाते लाते और पीछे सड़क में निशान बनाते जाता है, लेकिन जैसे ही ये राका को उठाता है पीछे से निशान गायब हो जाता है। निशान कहाँ गया भाई? और फ्लाइंग जेट इसे बहुत लंबा खिसकाते हुए लाया था, लेकिन यहाँ पीछे तो कारें पड़ी है। अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ अमन ही है, चारों तरफ कोई भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खाली है ग्राउंड। लेकिन वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए भाई? इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, सामने बच्चे भी है, कहाँ से आ गए? पहले तो थे ही नहीं। अभी अमन जब नीचे गिरता है तो नानचाक अमन के हाथ में ही है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो हाथ से नानचाक गायब हो गया। और वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे नानचाक तो यहाँ पड़ा हुआ है जो कि इसके हाथ में था। यहाँ पे अमन येलो सर्कल के ऊपर गिरा है, लेकिन वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे येलो तो छोड़ो, पीछे एक सर्कल दिख रहा है वो भी रेड है। अभी अमन जब अंदर आता है तो यहाँ सोफे के पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन एकदम से सोफे के पीछे ये प्रकट हो जाता है। भाई कहाँ से आया भाई? इसके चश्मे के अंदर से आधा किलो रेती गिरता है। नहीं मतलब क्या चश्मे के अंदर कोई पोटली दिखी है या फिर आंखों में दबा के रखा था रेती को? अभी राका के चश्मे को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एकदम से सर घुमाते ही भैया डंडी तो अपने अपन ही टूट गई। तो ये राका को गोली मारते और ये गोली यहाँ पे आके लगती है, मतलब राका के 2 फीट ऊपर यहाँ पे आके लग रही है गोली। मतलब अगर राका इस बंदे को सामने नहीं भी करता तो भी राका को गोली वैसे भी नहीं लगनी थी, ऊपर से ही निकलनी थी। अभी राका ने मारा ही नहीं और ये पहले ही पलट रहे। कौन है लैंड के मालिक? सर वो एक माँ और बेटा वहाँ पे रहते हैं सर। एक माँ और बेटा वहाँ पे रहते हैं सर। क्या जानकारी निकाला है भाई तू? एक माँ और बेटा नहीं, एक माँ और 2 बेटे रहते हैं वहाँ पे। रोहित भी रहता है भाई। मतलब इधर भी नेपोटिज्म चल रहा है भैया। मेन आदमी का नाम बता दो, दूसरे वाले का नाम ही मत बताओ। नेपोटिज्म है। जेब से जब 1000 रुपए का नोट नीचे गिरता है तो मैं उसे उठाता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि 1000 का नोट बंद हो चुका है और अब उसे उठाने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा लगा मेरा मजाक। तो राका इसे इतना मारता है कि इसे फ्लाइंग जेट की शक्ति मिल जाती है और साथ ही ये वहीं पे बेहोश भी हो जाता है और इसे बहुत चोट भी लगी होती है। लेकिन जब ये अगले दिन सुबह उठता है तब भैया ये तो अपने घर में बेड में लेटा हुआ है। नहीं मतलब चल ठीक है, फ्लाइंग जेट की शक्ति इसे मिल गई तो चोट तो अपने आप ही ठीक हो गए, लेकिन भैया घर कौन लाया इसे? अभी यहाँ पे बुक के बगल में बॉल पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही अमन बुक उठाने के लिए झुकता है बुक के बगल से बॉल गायब हो गया और एकदम से जैसे ही खड़े होते हैं बॉल वहां पे वापस आ गया। यहाँ पे हर गोली अमन को ही क्यों लग रही समझ नहीं आ रहा है, रोहित को क्यों नहीं लग रही है एक भी गोली? यहाँ पे इसकी बेबी इसको भी हाथ में चाकू मार देती है, लेकिन एकदम से थोड़ा समय बाद ही इसके हाथ से भी चाकू का निशान गायब हो गया। मतलब भाई ये भी है फ्लाइंग जेट, फिर तो इसके भी हाथ से चाकू का निशान गायब हो गया। अभी ये चाकू बिल्कुल ही सामने आके गिरा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से दिखाने पे उतना सामने नहीं होता, थोड़ा आगे खिसका हुआ होता है। अमन ने इसे मारा कान पे था, लेकिन इसके हाथों के निशान तो गाल पे हैं। अभी इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है देख लो, लेकिन अगले ही पल इन दोनों के बीच से गैप गायब हो गया। अभी यहाँ पे खिड़की से धूप निकल रही है, यानी कि यहाँ पे दिन है, सूर्य नमस्कार का टाइम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल जो सीन दिखाया जाता है यहाँ पे तो रात चल रही है। वाओ। एंड लिटरली जो 1% लोग हैं जो कमेंट कर सकते हैं जादू की ये सीन इंडिया का ही है। मतलब यहाँ पे फ्लाइंग जेट ने किया क्या? मतलब गाड़ियां तो पहले से साइड में ही है। तो यहाँ पे अमन इसकी पीठ की मसाज कर रहे हैं, लेकिन भैया बेबे ने तो इसके कमर पे मारा था, पीठ पे तो मारा ही नहीं था।
तो यहाँ पे फ्लाइंग जेट अपनी बेबे से बात कर रहा है और अपने कान पे उंगली रख के ओके बाय ऐसा बोल देता है, यानी कि उसने कान पे ब्लूटूथ पहन रखा है। लेकिन भैया यहाँ पे देखा जाए तो उसने कान पे तो कुछ पहन ही नहीं रखा है। वाह। अभी फ्लाइंग जेट जब यहाँ से जा रहा होता है तब ये पूरा ही गीला हो चुका होता है, लेकिन वही जब ये जमीन पे लैंड करता है तब भैया ये तो पूरा ही सूखा हुआ है। तो भैया बीच में जब गाना आता है तब फ्लाइंग जेट का पूरा कॉस्ट्यूम ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कॉस्ट्यूम में ये जो येलो कलर का साइन है वो छपा हुआ है, बट एक्चुअल कॉस्ट्यूम में वो साइन छपा हुआ नहीं है। ओहो हो लेके घूमना नहीं, मतलब यहाँ से यही नहीं दिख रहा कि सामने बंदा है कि बंदी, लेकिन इसको ये भी पता चल गया कि सामने अमन है। वाह। राका फ्लाइंग जेट को बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकता है, लेकिन जैसे ही फ्लाइंग जेट यहाँ से बाहर निकलता है वो यहाँ से टेढ़ा उड़ के जा रहा है। नहीं मतलब जिस तरह से राका ने इसे फेंका था इसको बिल्कुल सीधा ऊपर निकल जाना चाहिए था। अभी फ्लाइंग जेट के पीछे एक सफेद कार दिख रही है हमें, लेकिन एकदम से जब राका फ्लाइंग जेट को उठा के पीछे की तरफ फेंकता है तब पीछे से वो कार गायब होकर ये पोस्टर आ जाता है। नहीं मतलब वाह भाई कहाँ से आया, और एक ही नहीं 1 2 3 4 पोस्टर आ जाते हैं भाई। यहाँ पे ये सारी कारें हवा में उड़ जाती है, लेकिन बगल में ये जो कचरे का डब्बा पड़ा है ये तो हिलता ही नहीं भाई। अमन को पूरे शरीर में इतना खतरनाक चोट लगता है और ये लोग उसका पूरा इलाज घर पे ही करते हैं, जबकि इन्हें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए भाई। ओहो शर्ट गंदा हो गया, कोई नहीं अभी साफ हो जाएगा। चौंक गई मम्मी। तो राका फ्लाइंग जेट को हवा में उड़ा के ले जाता है और हवा में ले जाके उसे छोड़ देता है। नहीं क्या मतलब भाई, मतलब फ्लाइंग जेट को उड़ना आता है, वो गिरते गिरते उड़ के चले जाता, तो क्या करता तू। हाँ वो अलग बात है कि ये असली वाला फ्लाइंग जेट नहीं है, लेकिन इसको कौन सा मालूम है। तो यहाँ पे ये बच्चा राका को जोरदार घूसा मारता है और राका फेंका भी जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि इस बच्चे के पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा था। नहीं मतलब ये क्या है भाई, मतलब किसी बंदे के पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा होगा तो सामने बंदे के पास फ्लाइंग जेट वाली पावर आ जाएगी क्या। मतलब मेरे पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा होगा तो मेरे पास फ्लाइंग जेट वाली पावर आ जाएगी। और अगर ऐसा है भी तो राका के सामने 10 बंदों को खड़ा करो, उसके पीछे फ्लाइंग जेट को खड़ा कर दो, 10 लोग मिलके राका को मारेंगे तो राका वैसे ही मर जाएगा भाई। मैं इतना देर से एक चीज सोच रहा था कि फ्लाइंग जेट राका को इतना खतरनाक मारे पड़ा है, घसीट घसीट के मारता है, लेकिन राका के चोट क्यों नहीं लग रही है। नहीं मतलब चल ठीक है राका का चोट भी अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले चोट लगती है और 2-3 सेकंड बाद हील होता है, लेकिन राका के तो कहीं से खून नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये क्या है भाई, नहीं मतलब क्या मतलब हुआ ये करने का। और एक तो पूरी मूवी में मैं पहली बार इसे ऐसा करते हुए देख रहा हूँ जिसका क्या मतलब है मेरे को समझ ही नहीं आया। तो अगर आप मेरे लास्ट 4-5 वीडियोस देखे हो तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मैं वीडियो के एंड में पिक्चर की सबसे बड़ी गलती बताता हूँ, और इस वीडियो में मैं फ्लाइंग जेट मूवी की एक नहीं बल्कि 3-4 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें मल्होत्रा एंड कंपनी को एक लैंड खरीदने की नीड आती है ताकि उनके ट्रक्स का ट्रेवल टाइम कम हो सके, और इसके लिए वो लोग बेबे, रोहित और अमन जिस सोसाइटी में रहते हैं उस लैंड को चुनते हैं, और वो उस लैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बेबी उस लैंड को बेचना नहीं चाहती है, और उन्हें ये लैंड इसलिए चाहिए होती ताकि वो उस लैंड से अपने फैक्ट्री तक एक ब्रिज बना दे पानी के ऊपर, ताकि उनके ट्रक्स का ट्रैवल टाइम कम हो जाए। लेकिन भाई आपको यही लैंड क्यों खरीदना है। नहीं मतलब आप इस पिक्चर को देखो, ये है बेबे की सोसाइटी और इसके बगल में कितना सारा एरिया खाली पड़ा है भाई, आप उनमें से कोई लैंड ले लो ना, आपको यही वाला लैंड क्यों खरीदना है। जबकि ये लोग इस लैंड को खरीदने के लिए बिल्कुल डबल पे करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये लैंड 10 करोड़ की है तो ये लोग उसके लिए 20 करोड़ भी देने को तैयार है। लेकिन क्यों भाई, इतना जगह खाली पड़ा है, आप वहां से कोई सा भी लैंड ले लो ना, यही लैंड क्यों लेना है आपको। और बाकी सब लैंड लेना भी मल्होत्रा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बताता है कि वो छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया में कोई पूरा का पूरा जंगल खरीद लिया, तो भाई वो सब लैंड तो वैसे ही खाली पड़े हैं, और बल्कि उन सब लैंड के लिए आपको डबल पे करने की भी जरूरत नहीं है। और ये इन लोग का प्लान होता है कि हम इस तरह से ब्रिज बनाएंगे वो लैंड खरीद के, लेकिन भाई आप थोड़ा बगल वाला लैंड लेके थोड़ा ऐसे ब्रिज बना दो। तो भाई एक सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई। दूसरा ये कि फ्लाइंग जेट के पास एक बहुत सही वाली पावर आ जाती है जिसको ये लोग बिल्कुल ही मजाक में ले लेते हैं। मतलब फ्लाइंग जेट के पास एक ऐसी पावर आ जाती है जिसमें वो जिस भी चीज को छूता है उस चीज की ताकत फ्लाइंग जेट में आधा 1 मिनट के लिए आ जाती है। जैसे यहाँ पे फ्लाइंग जेट सनी लियोनी की सीढ़ी छू देता है तो वो सनी लियोनी बन जाता है, वॉयलिन की बुक छू देता है तो उसको वॉयलिन बजाना आ जाता है, माइकल जैक्सन की बुक छू देता है तो उसको माइकल जैक्सन की तरह डांस करना आ जाता है। और अगर दिमाग लगाया जाए तो इस पावर का बहुत सही यूज कर सकते हैं अपन। मतलब जब भी राका से लड़ने जा रहे तो कोई ऐसे व्यक्ति का पोस्टर छू दो, फॉर एग्जांपल हल्क का पोस्टर छू दो भाई, फिर जाके राका से लड़ो, राका जीत गया तो मेरा नाम बदल देना। और भाई ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताया हूँ, हल्क का अगर दिमाग लगाया जाए तो बहुत सही यूज कर सकते हैं इस पावर का। और उस पोस्टर को आप अपने छाती में चिपका दो और हर 30-40 सेकंड में छूते रहो। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये कि फ्लाइंग जेट के पास एक और बहुत कमाल की पावर आ जाती है जिसमें वो पूरी दुनिया को फ्रीज करके जो चाहे वो कर सकता है। मतलब अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये वाला सीन बहुत अच्छे से याद होगा जिसमें यहाँ पे फ्लाइंग जेट पूरी दुनिया को फ्रीज कर देता है और इनको जैसे चाहे वैसे मारता है। तो वैसे ही राका से लड़ने टाइम आप पूरी दुनिया को फ्रीज कर दो और जैसे चाहे वैसे राका को मारो यार, बहुत आसानी से जीत सकता था फ्लाइंग जेट। तो यहाँ पे मैं आपको 3 सबसे बड़ी गलतियां तो बता दिया, लेकिन अब फ्लाइंग जेट के सभी पावर्स को मिला के हम राका को कैसे खत्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लाइंग जेट यहाँ पे एक प्लान बना सकता है जिसमें वो पहले 10-15 लोगों से बात करेगा, उनको पहले से बताएगा कि मैं राका के सामने जाके पूरी दुनिया को फ्रीज
कर दूंगा और तुम लोग को राका के सामने खड़ा कर दूंगा। दुनिया को अनफ्रीज करने से पहले मैं हल्क का पोस्टर छू दूंगा, इससे मेरे अंदर हल्क की पावर आ जाएगी और क्योंकि मैं तुम लोग के पीछे खड़ा होऊंगा तो मेरी पावर तुम लोग के पास आ जाएगी और मैंने हल्क को छुआ तो इनडायरेक्टली हल्क की पावर भी तुम लोग के पास आ जाएगी। फिर जैसे ही मैं दुनिया को अनफ्रीज करूंगा तुम सब लोग मिलकर राका को एकदम जोरदार घूसा मारना और बस प्लान यही समाप्त होता है। तो भाई मेरा प्लान कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना। इतना खतरनाक दिमाग लगाया मेरे को अपने ऊपर गर्व हो रहा है। राका खत्म था भाई अगर ऐसा ये लोग किए होते।